अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस 4 रोज़ा दौरे पाकिस्तान के बाद वापस चले गए हैं। वो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आए जब भारत समेत बाज़ ममालिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करना चाहते थे, और वो हम एक ऐसे मुल्क की हैसियत से दुनिया के सामने पेश कर रहे थे जहाँ पर बदअमनी हो, दहशतगर्दी हो, कत्ल गारत हो। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम के सरबराह के दौरे पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि ये सब दुश्मन का एक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान हकीकी मानों में एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ मुकम्मल मजहबी हम आहंगी है और तमाम शहरियों को आईनी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि आलमी अमन में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। खासकर UN पीस मिशन में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजियों की मौजूदगी इस बात की दलील है कि पाकिस्तान खित्ते के अलावा दुनिया भर में अमन चाहता है। पाकिस्तान के इस किरदार को सेक्रेटरी जनरल ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के दौरान भी तस्लीम किया। यही नहीं, बल्कि आज़ाद कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन को रसाई देने पर भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में 4 मसरूफ़ अपने दिन गुजारे। उन्होंने मुहाजिरीन से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की और 40 साल तक अफ़गान मुहाजिरीन को मुकम्मल सहारा देने और इनकी मदद करने पर पाकिस्तान को सराहा। सेक्रेटरी जनरल ने मुख्तलिफ फोरम्स पर खिताब करने के अलावा बादशाही मस्जिद लाहौर का दौरा भी उन्होंने किया। वो गुरुद्वारा करतारपुर भी गए और बैनुल मज़ाहिब किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ़ की। इसमें कोई शक नहीं कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के आने से बैनुल अक़वामी बिरादरी में पाकिस्तान का जो तासुर है, इमेज है, ये मज़ीद बेहतर होगा और इसके बयानिए की असर पजीरी में भी यकीनन इजाफा होगा। लेकिन साथ में ये भी एक हकीकत है कि तनाज़े कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान आज भी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ ही देख रहा है। कश्मीरी भी देख रहे हैं कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर जहां अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का जिक्र किया, वहीं पर उन्होंने इस दरीना तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करने की भी पेशकश की, जो यकीनन भारत को एक आंख भी नहीं भाई, क्योंकि नई दिल्ली इस मसले के हल के लिए ना कल संजीदा था भारत और ना ही आज है, जिसकी वजह से दोनों ममालिक की 1.5 अरब से ज़ायद की आबादी मुश्किल की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। अक़वाम मुत्तहिदा को इस मसले के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर अपनी जिम्मेदारी अदा करने की यकीनन ज़रूरत है। दूसरी तरफ भारत में मुसलमानों के साथ जो इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इससे मुस्लिम आबादी जो है ये हिजरत करने का भी सोच रही है। इसकी निशानदेही वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुहाजिरीन की आलमी कॉन्फ्रेंस में भी की थी, क्योंकि भारत में मुसलमानों और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है और इंसानियत की तौहीन भी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भारतीय मुसलमानों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार किया, लेकिन इस सिलसिले में सिर्फ तशवीश काफ़ी नहीं, बल्कि आलमी बिरादरी को इस हवाले से हकीकी अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। लेकिन यह भी हकीकत है कि अक़वाम मुत्तहिदा के पास अपनी ही करारदादों पर अमल दरामद कराने के लिए कोई ताकत नहीं है और दुनिया की नज़र में सिर्फ डिबेटिंग क्लब है। एक और दौरे की बात करें तो वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा है, जो 2 रोज़ा दौरे पर 24 फरवरी को दिल्ली जा रहे हैं। वो 3 घंटे के लिए मोदी की आबाई रियासत गुजरात भी जाएंगे, जहां 3 घंटे के क़याम के लिए भारतीय सरकार 80 से 85 करोड़ रुपया खर्च करने जा रही है, जिस पर अपोजिशन और भारत के जो गरीब आवाम है ये सख्त तनकीद कर रहे हैं। ट्रंप के दौरे भारत के खित्ते के असरात के अलावा अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, खासकर अब्दुल्ला की जानिब से सदारती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ना करना और मतवाजी हुकूमत बनाने का ऐलान करना, इस सारी सूरत हाल के इलाकाई सियासत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, मैं बात करूँगी। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कसूरी साहब आपका। कसूरी साहब, पिछले 7-8 दिनों में 2 बड़े आम दौरे हुए। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अपना दौरा ख़त्म करके वापस गए हैं। दोनों आम शख्सियात ने बड़ी आम बात यह है कि मसला कश्मीर पर खुलकर बात की है। तुर्की के सदर ने कहा कि जो कश्मीरियों के लिए दर्द आप लोगों के दिल में, हम भी वैसा महसूस करते हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने भी ये बात की कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। जवाब में आपको भी पता है भारत ने हमेशा ढिठाई का ही मुजाहरा किया। अभी मोदी ने कहा है कि आलमी दबाव का जो है ना भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन आप नहीं समझते कि सिर्फ ख्वाहिश करना ही काफ़ी नहीं है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए? इसके लिए भारत को मजबूर करना और इन करारदादों पर अमल करवाना भी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। नहीं, पहली बात तो यह है कि आपकी और मेरी जो ख्वाहिश है वो तो एक तरफ है ना, वो तो वही है जो आपकी ख्वाहिश है, वो मेरी ख्वाहिश है।
हमने देखना यह है कि डिप्लोमेटिकली क्या पॉसिबल है। उसमें पहली बात तो यह है कि पॉजिटिव साइड पे अगर देखें कि लोग ये नहीं कहते थे कि होना चाहिए, जो आप कह रही हैं ना कि होना चाहिए, लोग नहीं खुल के कहते थे। यूनाइटेड नेशंस में 50 साल या 40 साल के बाद ये इशू चाहे बंद कमरे में डिस्कस हुआ है, वो कश्मीर का जो इशू डिस्कस हुआ है। तो हर चीज़ को आप नेगेटिवली भी देख सकती हैं और पॉजिटिवली भी देख सकती हैं। हकायक जो दुनिया के हैं वो ये हैं कि चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस जो है उससे जो लोगों ने तवक्कुआत वाबस्ता की थी लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद, ख्याल ये था कि उससे कुछ सबक सीखा जाएगा, उसके बाद यूएन आएगी, यूएन चार्टर से बहुत सी उम्मीदें थी। लेकिन हुआ ये कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसकी ताकत जो अफेक्टिवली ख़त्म हो गई है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने वो ताकत अपने पास रख ली है, वीटो पावर है 5 मेंबर्स की, जिसके नतीजे में सिर्फ पाकिस्तान या कश्मीर का मसला नहीं है, कोई भी ऐसा मसला जिसके ऊपर 5 अग्री ना करें वो आगे नहीं चलता। तो आप कह रही हैं कि सेक्रेटरी जनरल को इससे आगे करना चाहिए था। हाँ, लेकिन वो आपकी ख्वाहिशात हो सकती, मेरी भी हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वो माजी में बहुत से लोग नहीं करते थे। तो पॉजिटिवली देखने का तरीका है कि सेक्रेटरी जनरल ने जो कहा है उन पे हिंदुस्तान में बड़ी तनकीद हो रही है, और बड़े सिर्फ ये नहीं कि उनके फॉरेन ऑफिस ने कहा है, जयशंकर जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इन हक़ाइक़ से भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान ने ख़ित्ते में क़याम अमन और आलमी इस्तेहकाम के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया है, एक सरगर्म मुल्क है। फिर भारत से मामलात की बात हो, जिस तरह पाकिस्तान ने हमेशा मामलात को बेहतर बनाने की बात की है, फिर अफ़गान पीस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा काम किरदार है। तो सेक्रेटरी जनरल का पाकिस्तान की खिदमात को काबिल तारीफ़ करार देना, क्या आप ये समझते हैं कि कश्मीर हो का मामला, FATF का मामला और पानी के मामलात, इन पर ये उनकी तारीफ जो है, जो रिमार्क्स हैं उनके, ये पाकिस्तान के लिए मददगार साबित हो सकता है? मेरा कहना यह है कि जो बैनुल-अक़वामी मसाइल इस किस्म के होते हैं जो हिस्ट्री छोड़ जाती है, उसमें पेशेंस की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने जो कुछ कर सकता था किया है। इस हद तक के 10 मौक़े ऐसे आए जिनमें 5 मरतबा जंग भी हो गई और 5 मरतबा हम जंग की दहलीज पे पहुंच गए। आखिरी दफ़ा कारगिल थी और उसके बाद जब दहलीज पे पहुंचे वो पुलवामा का वाक़या था। उसके बाद जब हिंदुस्तान ने बालाकोट के ऊपर किया और फिर जो उनका हशर हुआ, उनके 2 जहाज़ भी गिराए गए और उनका पायलट अभिनंदन वर्धमान को कैप्चर भी कर लिया गया। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी के अंदर कोई राइफल नहीं चलानी होती, वो तोपें नहीं चलानी। डिप्लोमेसी इंटरनेशनल ओपिनियन से डील करती है। तोपें तो हम चला चुके हैं, मेरी ज़ाती राय है और सारी दुनिया इससे अब एग्री करेगी, 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनमें अब जंग के ज़रिए मसला कश्मीर तो हल नहीं होगा। मसला कश्मीर हल होगा डिप्लोमेसी के ज़रिए, और अगर हम डिप्लोमेसी के ज़रिए इसको हल करना चाहते हैं तो उसमें डिप्लोमेटिक टूल्स होंगे। डिप्लोमेटिक टूल्स क्या हैं? एक तो यूनाइटेड नेशंस है, फिर जो बड़ी ताकतें हैं अगर उनकी हुकूमतें अपने मफादात को मद्देनज़र रखते हुए चुप भी रहें तो उनकी पार्लियामेंट्स, उनके थिंक टैंक्स, उनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिवेट करना, जो पाकिस्तान कर रहा है, और यही डिप्लोमेसी होती है। हाँ, हम अपनी डिप्लोमेसी को फर्दर बेहतर कर सकते हैं बाय हैविंग, आजकल नौजवानों का दौर है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजिक हमारी मैसेज, हमारा जो बयानिया है बेहतर बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का 2 रोज़ा भारत का दौरा, आप क्या समझते हैं इस दौरे की भारत के लिए कितनी अहमियत है? जी, भारत के लिए से ज़्यादा मोदी साहब के लिए इस दौरे की इम्पोर्टेंस है। देखिए, जहाँ तक दौरे की इम्पोर्टेंस है, उनकी जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने आने से हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि इंडिया की और यूनाइटेड स्टेट्स की जो ट्रेड टॉक्स होती है वो फेल हो गई हैं। और लेकिन ट्रंप साहब जिस वजह से आए, जैसे हाउडी मूडी वहाँ हुई थी ह्यूस्टन में रैली, ये इस वक्त जब मोदी साहब का अपना सितारा जो है वो गर्दिश में आया हुआ है, तो वो इस्तेमाल करना चाहते हैं
वहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप इस्तेमाल करना चाहते थे इनकी विजिट को इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के सामने। अब यहाँ जब इनका सितारा गिर रहा है तो ये इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन जब ये दौरा ख़त्म होगा तो हम जितने डिप्लोमेट्स हैं, जितने लोग सियासी लोग हैं, जितने मुल्क होते हैं, ये कम्युनिटी एनालाइज करती है, वो कहते हैं आउटकम क्या है। इस आउटकम विजिट का मुझे को बहुत बड़ा नहीं नजर आ रहा। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वो ना दोहराएं जो वो 9 दफा कह चुके हैं तो हिंदुस्तानी बड़े खुश होंगे। यानी उन्होंने कहा मैं सालिसी के लिए तैयार हूं। कुसूरी साहब, पता नहीं, थोड़ी ज़रा अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी ज़रा बात कर लें। 5 महीने के बाद जो अफगानिस्तान के सदारती इलेक्शन के नताइज का जो ऐलान किया गया, जिसमें अशरफ गनी जो हैं वो दूसरी बार अफगान सदर मुंतखब हुए हैं। अब्दुल्ला और जनरल दोस्तम ने तो इलेक्शन के नताइज मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, मुस्तरद कर दिया है, और वो कह रहे हैं कि वो पैरेलल इसके जो है ना वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे में जब अफगान पीस प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पर अफगान तालिबान अमेरिका के दरमियान जो डायलॉग्स हैं वो चल रहे हैं, अमन मुआहिदा होने जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि जो अफगान तालिबान है वो जो कशीदगी की जो सूरत हाल है उसको कम करने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में आप समझते हैं कि इंटरनली जो उनके अपने ये मसाइल हैं काबुल हुकूमत के, डोमेस्टिकली अपनी सियासी मुस्तहकम जब तक नहीं होंगे, आपको लगता है कि ये उनका जो पीस प्रोसेस है, जो एक डायलॉग का सिलसिला चल रहा है, ये मुतासिर हो सकता है? जो चल रहा है ना पीस प्रोसेस, वो दोनों के मफाद में और पाकिस्तान के भी मफाद में, पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। जो आपने अफगानिस्तान की अंदरूनी मुश्किलात का जिक्र किया कि उनके यहाँ खुद स्टेबिलिटी नहीं, पैरेलल गवर्नमेंट का दावा अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि मैं बना लूँगा, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये था कि एक किस्म की ये उन्होंने इलेक्शन के रिज़ल्ट पिछले भी मुस्तरद किए थे जिसमें उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया गया था। ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये इससे लोग डिमोरलाइज होते हैं, जो हम जैसे लोग चाहते हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आए। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर अमेरिका ने अपनी फ़ौजें निकालने का फ़ैसला किया है, जो कि नज़र आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ैसला किया हुआ है, तो इसका बहरहाल प्रेशर अफ़गान हुकूमत पे भी होगा। चाहे वो अब्दुल्ला साहब तो अब नहीं है, अब्दुल्ला साहब तो तभी आएंगे अगर उनकी कोई अमेरिका सुलह करा दे, जैसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैरी ने कराई थी प्रेसिडेंट जो अशरफ गनी और अब्दुल्ला साहब की, उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बनवाया था। डिक्लेयर तो कर दिया गया रिजल्ट। अब जितनी जल्दी इनकी आपस से बात होगी तो फिर डायलॉग शुरू होगा। अफगानिस्तान की जो भी हुकूमत है, हाँ ये ज़रूर है कि अफगानिस्तान की हुकूमत का हाथ कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन और ये एक अच्छी बात नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब, साबिक वज़ीर ख़ारजा मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाजरीन, पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत चल रही है और अगले 3.5 साल भी ऐसे चलती रहेगी, ऑपोजिशन छुट्टियों पर चली जाए। लेकिन हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ये कहते हैं कि इमरान खान के इर्द गिर्द मौजूद लोग जो हैं ये हुकूमत को चलने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने खान साहब को ये मशवरा भी दिया कि वो चापलूसों और चुगलखोरों से दूर रहें। वो ये मशवरे नवाज शरीफ को भी देते रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब ने इसके उलट किया, जिस पर उन्हें हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। और आज यही लोग खान साहब के साथ इक़्तिदार में शरीक हैं। चौधरी साहब ज़ीरक सियासतदान हैं, जब कहने पे आते हैं तो बगैर लगी लिपटी सब कुछ कह देते हैं, भले किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे, उन्होंने जो कहना होता है वो डंके की चोट पर कह देते हैं। अब गेंद जो है वो खान साहब की कोर्ट में है कि वो तलाश करें कि वो आखिर कौन लोग हैं जिसकी तरफ चौधरी साहब जो हैं वो इशारा कर रहे हैं और जो हुकूमत की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि हुकूमत को अपने ही परेशान किए हुए हैं, चाहे वो फिर इत्तेहादियों की हुकूमत से अलग होने की धमकियां हो बार बार, या फिर हुकूमत में रहकर ही कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जैसे खान साहब को खिफ़त का जो है ना वो सामना करना पड़ता है, उन्हें फिर यूटर्न भी लेना पड़ता है, महंगाई में अपने हुकूमत की कोताही का एतराफ़ भी करना पड़ जाता है। दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि बज़ाहिर नज़र ना आने वाली अपोजिशन अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र आने लगी है। पाकिस्तान की सियासत में बजट से पहले
मार्च और अप्रैल के महीने अहम समझे जाते हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए ये सुनहरे दिन होते हैं जिसमें वो खुलकर ऑपोजिशन खेलते हैं। और अब तो उनके पास महंगाई की सूरत में एजेंडा भी बहुत मजबूत है, बड़ा एजेंडा है। एक कॉल दें तो आवाम भी शायद सड़कों पर निकलने में देर ना करें क्योंकि आवाम भी बहुत तंग है महंगाई की वजह से। दूसरी तरफ मौलाना भी मुतहरिक हो रहे हैं और बिलावल भी कमर कस रहे हैं, जिन्होंने आज इस चाहत का इजहार भी कर दिया कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो हुकूमत को गिरा दें। लेकिन इस तमाम चाहतों और दिल में दबी ख्वाहिशों के बावजूद कलीदी किरदार बहरहाल नून लीग को ही अदा करना होगा क्योंकि अपोजिशन की वो बड़ी जमात है और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा भी उन्हीं के पास है। भले इसमें कोई कितना ही इख्तलाफ करे लेकिन शहबाज शरीफ आएंगे तभी सियासी मैदान गर्म होगा। और नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के बकौल वो तो मार्च में आ रहे हैं क्योंकि 24 फरवरी को नवाज शरीफ साहब का ऑपरेशन है और 25 फरवरी को मरीम नवाज का केस लगा हुआ है, इसलिए वो बाहर तो जा नहीं सकती। इसलिए छोटे मियाँ साहब के आने के बाद ही अगर कुछ होना है तो शायद दमादम मस्तकल अंदर हो जाए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि वो आते हैं तो फिर उनका बयानिया कौन सा होगा, नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का अपना बयानिया होगा मुफाहमती पॉलिसी वाला। क्योंकि चौधरी निसार की लंदन में मौजूदगी से ये तो तासुर उभरा था कि उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात की सूरत में नून लीग के साथ जो उनके इख्तलाफात हैं शायद ये ख़त्म हो जाए और सब फिर एक हो जाए, सारी नाराज़गियाँ दूर हो जाएँ। लेकिन राना सनाउल्लाह की बातों से ऐसा महसूस होता है जैसे मुलाकात की ख्वाहिश दोनों तरफ से ही नहीं है। राना साहब को एक उम्मीद ये भी है कि नून लीग जो है मौलाना फजलुर रहमान को मना लेगी और इस सिलसिले में बारिश का पहला खतरा मौलाना फजलुर रहमान और अयाज सादिक की आज होने वाली मुलाकात है। इस तमाम सूरत हाल पर मैं बात करूंगी, बड़ी अहम सियासी जो सूरत हाल है हमारे यहाँ बनी हुई है। इरशाद आरिफ साहब सीनियर तज्जिया कर, उन्होंने मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बता दें ये चौधरी शुजात हुसैन साहब किस तरफ, किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं और ख़बरदार कर रहे हैं, होशियार रहें चालाक लोगों से, चापलूसों से जो आप लोगों की हुकूमत को चलने नहीं दे रहे, किस तरफ वैसे इशारा है? देखें, मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानता, चौधरी साहब को इल्म होगा कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे बर सग़ीर के हुक्मरानी में चापलूसों और चुगलखोरों का अहम किरदार रहा है। हमारे यहाँ चूँकि बादशाह सलामत होता है, कोई वज़ीर आज़म या मुंतखब अवामी नुमाइंदा या अवाम को जवाबदेह शख्स नहीं होता, खा वो सियासतदान हो खा वो फ़ौजी हुक्मरान हो, तो बादशाह सलामत का दरबार ही सजता है चापलूसों से, खुशामदियों से और चुगलखोरों से। तो चौधरी साहब जिस तरह भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब भी इससे बचे हुए नहीं हैं, ये अफसोसनाक बात है। अच्छा, उसकी जो मज़ाहिर हैं वो ये हैं कि 1.5 साल के बाद इमरान खान को ये पता चला है कि महंगाई बढ़ गई है। 1.5 साल बाद पता चला है कि यहाँ स्मगलिंग हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ग्रां फरोशी हो रही है। ये तो पहले दिन मालूम होना चाहिए था। 1.5 साल बाद पता चला है इमरान खान साहब को कि एजेंसियाँ जो हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो 3-4 बड़ी एजेंसीज़ हैं, वो सुराग लगा सकती हैं। ये तो एक हुक्मरान को खा वो नातजर्बाकार हो, उसको पहले दिन पता होता है कि एजेंसियां होती किस मकसद के लिए हैं। वो यही तो मालूम करना होता है उन्होंने कि यहाँ मुल्क दुश्मनी हो रही है, यहाँ अवाम दुश्मनी हो रही है, यहाँ कोई मनसूबा साजी हो रही है रियासत के ख़िलाफ़ या अवाम के ख़िलाफ़ या हुक्मरानों के ख़िलाफ़। तो पहले दिन ही आप ये मुतहर्रिक करते अगर, तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मौका ना मिलता। मैं एतराफ़ करता हूँ कि महंगाई बढ़ गई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, ये इसको नाकामी कहें या और मार्जिन देना चाहिए कि चलें भाई इनको इदराक तो हो गया, मज़ीद इनको टाइम दे। एतराफ़ करने से उस नुकसान का इजाला नहीं हो सकता जो 1.5 साल में इस हुकूमत को, ख़ुद हुकूमत को पहुँच चुका है। उसकी जो साख को, क्रेडिबिलिटी को अब जो हामी हैं इमरान खान साहब के और तहरीक इंसाफ के और मौजूदा हुकूमत के, वो दिफा नहीं कर पा रहे। उनके अपने वज़ीर, अपने मुशीर, अपने मीडिया मैनेजर जो हैं, हर रोज़ जो आप तर्जमानों की मीटिंग करते हैं, हर रोज़ आप बुलाते हैं अपने मीडिया मैनेजर्स को, क्यों ज़रूरत पड़ती है? इसलिए कि आपका दिफा कमज़ोर पड़ रहा है। आप मीडिया पर में जवाब नहीं दे सकते, आप मीडिया पर डाल देते हैं बोझ के जी मीडिया ऐसे कर रहा है। मतलब मीडिया तो वही कुछ कर रहा है जो कुछ हो रहा है। अगर टमाटर 400 रुपए चला गया तो मीडिया दिखा रहा है, अगर वो 5 रुपए किलो अब बिक रहा है तो वो भी मीडिया बता रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जुमे वाले दिन कहा कि जब मीडिया माइक लेके मार्केट में जाता है तो वो जब लोगों से पूछता है कि महंगाई है तो वो लोग कहते हैं कि महंगाई है, तो वो तो ये इस बात को भी नापसंद कर रहे हैं, वो इसको भी मीडिया का प्रोपेगेंडा कह रहे हैं। मीडिया क्यों ना जाए? मीडिया क्यों ना पता करे? बिल्कुल, मीडिया होता किस लिए?
जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो इमरान ख़ान साहब के जो वादे थे, इमरान ख़ान साहब जिसकी वजह से हीरो बने थे और अब भी एक हल्के का हीरो हैं, वो इसलिए हैं कि वो एक साफ़गो आदमी है, एक बात। दूसरा ये है कि अवाम का दर्द रखते हैं। तीसरा ये है कि वो माजी के हुक्मरानों की तरह मखसूस माफिया या मखसूस हल्के में फंस कर नहीं रहेंगे, बल्कि वो इरशाद साहब मुझे एक बात बताएं, आपको भी याद है ना जब 100 दिन का इनका जो वादे थे, 100 दिन जब इनके मुकम्मल हुए, हमने भी इस पे प्रोग्राम्स किए, लोगों ने बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की, तो उस वक्त लोगों के वो जज्बात या वो गुस्सा वो नहीं था। उन लोगों के यही ख्यालात थे, चले 100 दिन में तो कुछ नहीं होता है ना, मजीद वक्त देना चाहिए। लेकिन आपको भी अब ये महसूस हो रहा है, ज़ाहिरा बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कि वो जो एक रिएक्शन नहीं आया था, अब वो इस महंगाई की वजह से आना शुरू हो गया। जो आटा, चीनी और इतनी महंगाई हुई है, अब अगर ऑपोजिशन वाकई आवाम को सड़कों पर लाना चाहे तो शायद मुश्किल नहीं होगी। देखिए, जो 100 दिन वाली बात थी वो तो खाम खा मीडिया ने और एक हल्के ने खाम खा उसको उछाला। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 100 दिन में ये मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में मैं अपनी पॉलिसी दूंगा। ये अमेरिका में भी होता है, महज़ब दुनिया में ऐसे होता है कि वो 100 दिन में एक पॉलिसी दी जाती है। वो तो एक खैर ऐसी बात नहीं, लेकिन आप 1.5 साल के बाद अब हुकूमत ये नहीं कह सकती कि जी हम अगर ये नहीं कर पाए तो इसका ज़िम्मेदार कोई और है, क्योंकि 1.5 साल एक 1/3 तो आपने गुजार लिया अपने इक़्तिदार का। तो इसलिए अब जवाज़ नहीं बनता माजी को कोसने का या किसी को ज़िम्मेदार करार देने का। अगर माफियाज यहाँ मजबूत हैं तो आपकी कमज़ोरी है, अगर यहाँ ग्राम फरोशी और महंगाई और बेरोज़गारी और स्मगलिंग पर काबू नहीं पाया गया तो आपकी जिम्मेदारी थी और आपकी कमज़ोरी है। अब देखना ये है कि जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक़ है, आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि उनके लिए मार्च अप्रैल के महीने होते हैं, लेकिन ये मार्च हो या अगला मार्च हो, अपोजिशन से अभी तक इमरान ख़ान को कोई ख़तरा नहीं है, इसलिए कि अब इमरान ख़ान पर बोझ है 1.5 साल का, अपोजिशन पर बोझ है 30 साल का। बिल्कुल। अब अवाम को इतना बेवकूफ़ और अहमक न समझा जाए कि वो 30 साल वालों को तो बिल्कुल भूल जाएंगे कि वो तो पवित्र हैं और नेक पाक हो के दूध के धुले हो गए हैं और ये 1.5 साल वाले को दबोच लिया जाए। लेकिन इस आर्गुमेंट में पीटीआई छुप भी नहीं सकती है कि आप जो कर रहे हैं उसको छुप भी नहीं सकते। वो नहीं छुप सकती, लेकिन अपोजिशन के पास भी इस वक्त तक देखो मुतबादिल पॉलिसी क्या है। अब बिलावल भुट्टो बहुत चीख चिल्ला रहे हैं कि भाई बात यह है कि आपके पास एक सूबा है, आपने क्या करके क्या किया है। बिल्कुल। क्या वहाँ ये जो कत्ल हुआ है इसके कातिल पकड़े गए हैं? बिल्कुल। वो लोग कहते हैं कि जो उनकी वालदा के कातिल 5 साल हुकूमत रहने के बाद नहीं पकड़ सके तो इसको कैसे पकड़ेंगे। यही हाल नून लीग का है। नून लीग तो खैर देखें ना, जहाँ सूरत हाल ये हो कि एक नून लीग के लीडर ये कहें कि मरीम नवाज साहबा इसलिए खामोश हैं कि अगर वो 2 ट्वीट करेंगी तो वो गिरफ्तार हो जाएंगी। इसका मतलब है कि वो किसी मसलहत के तहत, किसी मुआहदे के तहत नहीं चुप बैठी, बल्कि बल्कि वो बैठी हुई हैं खौफ के मारे कि मुझे पकड़ ना लिया जाए। अगर लीडरशिप इतनी बुज़दिल हो, सही, और अगर इतनी कम हिम्मत हो कि वो गिरफ्तारी के खौफ से जुबान बांध के बैठ जाए तो आप क्या तवक्को करते हैं कि हुकूमत को गिरा देगी और कारकुन का क्या हाल होगा। बिल्कुल सही। बहुत नहीं, असल खतरा जो है वो महंगाई बेरोजगारी से है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों से असल खतरा है, ऑपोजिशन से खतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार सहाफ़ी इरशाद आरिफ साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। नाजरीन, PSL पाकिस्तान की लीग पाकिस्तान की सरजमीन पर कल से शुरू होने जा रही है। महंगाई, बेरोज़गारी और मौजूदा मुल्की जो हालात हैं, इनके पेश नज़र यकीनन PSL पाकिस्तानी आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका साबित होने जा रही है। ये सीरीज़ 4 साल के बाद PSL मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो रही है। इससे पहले PSL का पहला एडिशन मुकम्मल तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात में खेला गया था। 2017 में लाहौर में सिर्फ फाइनल खेला गया था। फिर 2018 में 3 मैच पाकिस्तान में हुए और 2019 में 8 मैच कराची और लाहौर के मैदानों में शेड्यूल हुए। लेकिन अब की बार पूरे टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है और 6 शहरों के नाम पर बनाई जाने वाली टीमें मुल्क के 4 बड़े शहरों में क्रिकेट का मैदान सजाएंगी।
क्रिकेट टीमों और उनके कप्तानों की अगर बात की जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी बल्लेबाज सरफराज अहमद को दी गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत 21 साल के ऑलराउंडर शादाब खान कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान शान मसूद हैं और पेशावर ज़ल्मी के कायद डैरन सैमी हैं, जबकि कराची किंग्स के कप्तान अमाद वसीम और लाहौर कलंदर के कायद सुहेल अख्तर हैं। PSL के इससे पहले होने वाले 4 एडिशंस में इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मरतबा फतह का ताज अपने सर पर सजाने में कामयाब रही, जबकि पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मरतबा टूर्नामेंट जीतने का एजाज़ हासिल किया है। जबकि कराची और लाहौर की टीमें तो इब्तदाई 4 टूर्नामेंट्स में फाइनल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों का महवर अभी भी लाहौर और कराची की टीमें हैं और वह इन टीमों को फातेह अब की बार देखना चाहते हैं। लेकिन इसका फैसला तो ज़ाहिर है मैदान में होगा कि किस में कितना दम है। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन में कुल 34 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 26 मैचेस जो हैं ये डे एंड नाइट होंगे, जो शाम 7 बजे होंगे, जबकि 8 मैचेस डे में होंगे जो दिन 2 बजे शुरू होंगे। PSL 5 में सबसे ज़्यादा मैच लाहौर में खेले जाएंगे, जबकि फाइनल भी लाहौर में ही होने जा रहा है। जबकि एक अहम खुशाइंद बात यह भी है कि जिस भी इंटरनेशनल खिलाड़ी ने PSL के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई उसे पहले से मालूम था कि PSL खेलने के लिए पाकिस्तान जाना होगा, इसलिए गुज़श्ता एडिशंस की तरह किसी भी बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी ने पाकिस्तान आने से इनकार नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि PSL के पाकिस्तान में इनेकाद से क्या पाकिस्तान क्रिकेट को भी वैसा ही फ़ायदा हासिल होगा जैसे कि दीगर लीग से इनके दूसरे ममालिक को होता है। मुकम्मल PSL का पाकिस्तान में इनेकाद कितना खुश आइंद है और पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए कितनी इसकी इम्पॉर्टेंस अहमियत है ये लीग, इस सब पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका। सबसे पहले तो मैं यही आपसे भी कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले क्रिकेट का इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, इतने ज़्यादा मैचेस नहीं हुए, तो इस बार PSL 5 का पूरा एडिशन पाकिस्तान में होने जा रहा है। कितनी अहमियत है इसकी और किस कदर खुशाइंद है ये सबके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी चीज़ें आपने कवर कर दी हैं। MCC की टीम आई हुई है आज ही, बल्कि हम मैच खेल के मुल्तान सुल्तान का मैच था आज MCC की टीम के साथ, जहां से संगाकारा वगैरह और बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं। तो ये एक पाकिस्तान में जो पूरा का पूरा PSL हुआ, पहले तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है PCB को, और वसीम खान ने और एहसान मानी साहब ने जितनी एफर्ट्स की हैं रिसेंटली, और MCC के लोगों को मनाया, फिर बांग्लादेश की टीम आ गई, फिर श्रीलंका की टीम जिसके साथ ये वाक़या हुआ था वो आके टेस्ट मैचेस और वनडे खेल के चले गए। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, जैसे आपने फरमाया कि बड़ा खुशी का झोंका है हवा का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी नेशन के लिए। और क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है, और PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीग का। आज मैं बल्कि मीटिंग में एक दो गोरे बता रहे थे हमें कि जी ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन जो PSL लीग जो इसलिए है कि यहाँ की बॉलिंग इस PSL में सबसे तगड़ी बॉलिंग होती है, सबसे मजबूत बॉलिंग होती है दुनिया की बाकी लीगों से। तो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स का इस लीग के बारे में जानना है कि ये बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, और उसके ऊपर जो फैंस हैं हमारे, आपको पता है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो उनका अपना एक जज्बा है, वो जज्बे के ऊपर मैच देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं अपने दिलो जान से। तो आई थिंक ओवरऑल ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, पाकिस्तान मुल्क के लिए बड़ा अच्छा है। मैं जैसे कहा कि ये क्रेडिट PCB को डेफिनेटली हमें देना चाहिए कि उनकी बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी कोशिश की है। तो अच्छा, किसी भी T20 लीग के लिए कहा जाता है कि इसमें कितने मशहूर जो है ना वो गैर मुल्की खिलाड़ी जो है ना वो खेल रहे हैं। इससे पहले आपको भी पता है बड़ी तनकीद होती रही, जी C क्लास खिलाड़ी यहाँ पर आ रहे हैं, A क्लास खिलाड़ी तो यहाँ पर आता नहीं है। तो अब की बार ये PSL 5 का जो एडिशन है इसको आप कितना डिफरेंट देखते हैं इससे पहले जो 4 एडिशन हो चुके हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेयर आए हुए हैं, पहुंच चुके हैं। ये सबसे बड़ा इटसेल्फ इज अ ग्रेट एविडेंस, जिसके आपके ऊपर एविडेंस मतलब के बताने की जरूरत नहीं है कि शेन वॉटसन आया हुआ है और दुनिया के बाकी आके नेम ऑल द प्लेयर्स। और MCC जिसकी अभी आपने बात की, वो एक बड़ा मैसेज है जी। अब देखिए ना,
एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोग डरे हुए थे, जिस तरह ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अफ्रीकन है, इंग्लैंड क्रिकेटर्स हैं, तो ये सारे के सारे क्रिकेटर्स आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के भी आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी आ रहे हैं और इंग्लैंड के भी आ रहे हैं। तो ये एक लीग की कामयाबी का बड़ा मेयार है, एक लीग की कामयाबी का एक एविडेंस है। और जो कि आपको पता है कि मुझे पता है कि मैं बाहर जाके कोचिंग करता हूं, अल्लाह का शुक्र है, काउंटी की भी करता हूं, बाहर की टीमों की भी करता हूं, तो मुझे पता है जब इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ये कितना शौक है बाहर के प्लेयरों को हमारी लीग खेलने का, उस पीएसएल खेलने का। उसकी रीजन ये है कि कंपेटिटिव क्रिकेट होती है, हमारे ग्राउंड्स अच्छे हैं, हमारे फैन अच्छे हैं। जो एक सिक्योरिटी का इशू था, मैं पूरा क्रेडिट देता हूं। वंस अगेन वी शुड गिव अ क्रेडिट टू ऑल द सिक्योरिटी एजेंसीज, जिन्होंने दिन रात लगा के लोगों को कॉन्फिडेंस बहाल किया। और अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी इस पीएसएल की हिफाजत फरमाए, ताकि इंशाअल्लाह ताला ये कामयाबी के साथ अगर गुजर गया तो आप देखिएगा कि अनकरीब साउथ अफ्रीका भी आएगी, ऑस्ट्रेलिया भी आएगी, इंग्लैंड भी आएगी। बल्कि आज मैं एमसीसी के जो स्टीवनसन हैं और संगाकारा हैं, आज मुलाकात हुई उनसे, तो वो खुद उनके अल्फाज थे कि इंशाअल्लाह ताला जितना अच्छा टाइम हमारा यहाँ पे गुजर रहा है लोगों में, और जिस तरह के हम कॉन्फिडेंस तरीके से खेल रहे हैं, हम डेफिनेटली, ये पक्की बात है कि हमारी आवाज़ जाके उठेगी, और ये आवाज़ ज़रूर उठेगी कि जी अब सारी टीमों को पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की टीम के खिलाफ होम ग्राउंड में मैच खेलने पड़ेंगे। अब सही, एक आखिरी सवाल, वो ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स को लेके जरा कुछ लोगों में, शायकीन में मायूसी है, वो इसलिए कि सरफराज अहमद जो कप्तान हैं, आपको भी पता है, सब जानते हैं कि पिछले 1 साल से उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, कप्तानी भी उनके पास अब नहीं है, और फिर वो टीम में उनकी वो जगह भी नहीं है। तो आप समझते हैं कि इतना प्रेशर ये होगा और ये सारा जो असर है वो उनकी कारकर्दगी पर होगा, जो लीग के मैचेस खेलेंगे तो शायद वो अच्छा परफॉर्म ना कर पाएँ। तो क्या ये लोगों की जो सोच है ये दुरुस्त है? इसके अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो ये पॉजिटिव भी है, क्योंकि उसके ये सरफराज के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस अगर होएगी तो एक प्रेशर बिल्टअप हो सकता है वापस टीम में आने का। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है ना, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारे जो अंडर 19 इमर्जिंग क्रिकेटर्स हैं, लोकल क्रिकेटर्स हैं, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस गेन करते हैं। जैसे मैं आज बता रहा हूं, इमरान ताहिर और उस्मान कादिर आज अपनी बॉलिंग को डिस्कस कर रहे थे एज ए कोच। मुझे बड़ा मजा आया देख के कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जब हमारे यंग्स प्लेयरों के साथ बैठ के क्रिकेट की डिस्कशन करते हैं और उनको क्रिकेट के बारे में बताते हैं, तो ये सबसे फास्ट तरीका है क्रिकेट सीखने का, क्योंकि सबसे बेहतरीन कोचिंग है टू एसोसिएट विद डिफरेंट क्रिकेटर्स। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान के यंग के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारी पीएसएल से इंशाल्लाह ताला, आप देखिएगा पिछले 4-5 सालों में जितने यंग लड़के मिले हैं, इस दफा और भी अच्छे मिलेंगे। और हम ये दुआ करते हैं कि मैदान ऐसे ही सजते रहें और ये रोशनी ऐसे ही जो है ना वो कायम और दायम रहे, हमारे खेलों के मैदान ऐसे ही आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक अहमद साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। नाज़रीन, इंतज़ामी लिहाज से अगर बात की जाए तो जो पंजाब की हुकूमत है ये चीज़ों को मैनेज करती हुई नज़र नहीं आती है। इसे नाकामी कहें, नाअहली कहें या ना तजुर्बाकारी कहें। एक तरफ तो सूबाई हुकूमत डेरा गाजी खान में 55 अरब और मियांवाली में 90 अरब रुपए के फंड्स जारी करती है, तो दूसरी तरफ उसके बरक्स सूबे भर के 7 लाख डोमेस्टिक वर्कर्स की फलाह बहबूद और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए फंड्स ही मौजूद नहीं हैं। ज़राए का ये दावा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कायम किए गए फंड्स में से 5 अरब की सीड मनी का मतलब होता है कि जो आपने किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसे रखे हुए होते हैं, फंड्स रखे हुए होते हैं, वो फराहम करने के लिए मौजूद नहीं है। और फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से जनवरी 2019 को घरेलू मुलाजमीन की फलाह बहबूद और सोशल सिक्योरिटी के लिए की गई कानून साजी को सूबे भर में 1 साल बाद भी नाफिज नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से डोमेस्टिक वर्कर्स के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी और तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा जो ये मामूल बन चुका है। ज़राए का ये भी दावा है कि डोमेस्टिक वर्कर्स की वेलफेयर पर अपनी नाअहली और तरजीहात के फुकदान की पर्दापोशी के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स फंड में सीड मनी के लिए मुल्की और गैर मुल्की मुखय्यर हजरात से भी राब्ते शुरू कर दिए गए हैं।
जनवरी 2019 में पंजाब असेंबली से पास किए गए कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर्स को मेडिकल केयर और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर फंड कायम करने की पाबंद थी, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए के फंड जो है ना वो फराहम करने थे। लेकिन पंजाब हुकूमत 1 साल गुजर गया है, उसके बाद भी ऐसा करने में अभी तक नाकाम नजर आ रही है। इससे जाहिर है वर्कर्स को मुश्किलात का सामना है। अब वो क्या मुतालिबात कर रहे हैं, मैं बात करूंगी। अनवर हुसैन सुमरा नुमाइंदा खुसूसी, बहुत शुक्रिया अनवर आपका। अनवर हुसैन, ये बताइएगा कि क्या वजह बताती है पंजाब हुकूमत, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मियाँ वाली के लिए आप फंड्स रखते हैं, डीजी खान के लिए आप फंड्स रखते हैं, लेकिन जो एक कानून साजी आपने की हुई है एक प्रोजेक्ट के लिए, उस पर फंड्स क्यों नहीं जारी किए गए? जी देखें, पंजाब हुकूमत ने सबसे बड़ा तो बात यह है कि तरजीहात का फुकदान है, मुनासिब मनसूबाबंदी नहीं हुई और मालियात की मनसूबाबंदी तो बिल्कुल नहीं है कि किस तरह प्रायोरिटीज़ को फिक्स करना है और किस तरह अपने किए हुए वादे जो हैं वो पूरे करने हैं। 2019 जनवरी में जब ये एक्ट पास हुआ तो एक्ट में लिखा गया कि पंजाब वर्कर वेलफेयर फ़ंड कायम किया जाएगा, जिसमें पंजाब हुकूमत जो है वो सीड मनी देगी और सीड मनी देने के बाद इसमें एक सेक्शन था 24, उसको निकाल दिया गया। उसमें यह था कि कंट्रीब्यूशन, इस फंड में कंट्रीब्यूशन जो है वर्कर्स की तरफ से, एम्प्लॉयर्स की तरफ से कैसे होगी, और वर्कर्स जो हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं, जिनकी तादाद जो है 7 लाख के करीब बताई जाती है, जिनका इब्तदाई सर्वे जो है वो 25,000 लोगों को रजिस्टर्ड भी कर लिया गया है, उनको सोशल सिक्योरिटी कैसे फराहम की जाएगी, उनको तिब्बी सहूलियात कैसे फराहम की जाएंगी और उनके हकूक़ का कैसे ख्याल रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पंजाब में आए रोज़ आपने भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि डोमेस्टिक वर्कर्स के वायलेंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कहीं पर ज़ख्मी कर दिया जाता है, कहीं पर हिस्सा काट दिया जाता है, सही। और बहुत सारे वाक़यात होते हैं, स्त्री से दागा भी जाता है। जो एक्ट पास किया गया था इससे फ़वाइद मिलने थे डोमेस्टिक वर्कर्स को। इस एक्ट में जो है एक तो उनको सोशल सिक्योरिटी फ्राहम करनी थी, उनकी प्रोटेक्शन थी, उनके वर्किंग आवर को जो है मुख्तस करना था, उनके हॉलीडेज़ को मुख्तस करना था। इसके अलावा उनकी लेकिन ये हुकूमत इंप्लीमेंट कैसे कराती है? घर आके देखती कि अगर किसी ने कोई वर्कर्स रखे हुए हैं वो इस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जाहिर है जो रखे हुए होते हैं वो फिर इतने काम करने वाले जो आपने घर में वर्कर्स रखे हुए होते हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनमें वो शऊर नहीं होता है। ये हुकूमत इसको इंप्लीमेंट करवाती तो कैसे? जी बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो सकता था। देखें, इन वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, लेबर डिपार्टमेंट ने अभी तक 25,000 वर्कर की रजिस्ट्रेशन कर ली है, बाकी लोगों का प्रोसेस में है। और इसमें एक मोबाइल ऐप भी लगाई गई है जिसमें कहा गया है कि आप इस पर अपना डाटा अपलोड करें और उनकी वो वेरिफिकेशन करने के बाद उनको रजिस्टर्ड कर रहे हैं। जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी हो जाती है और एम्प्लॉयर की ज़िम्मेदारी भी हो जाती है कि उनको सोशल सिक्योरिटी फराहम करनी है। लेकिन यहाँ पर इशू ये है कि एक तरफ तो तरक्याती काम जो है, डीजी खां में 55 अरब के तरक्याती काम हो रहे हैं, मियाँ वाली में जो है महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए 90 अरब के तरक्याती काम जारी हैं। लेकिन इस वर्कर वेलफेयर फंड जो है, जो सूबे में 7 लाख वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था, उनकी अपनी कानून साजी है। यानी तरजीहात का फुकदान देखें कि खुद कानून बनाया 1 साल पहले, लेकिन 1 साल पहले कानून बनाने के बाद अभी तक ना तो उसमें फंड्स रखे गए हैं, ना वो कंट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म तय किया जा सका है। जो ब्यूरोक्रेसी की टीम पंजाब में तैनात है, एक तो ये साहबका हुक्मरानों के ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने उनके साथ ज़ाती ताल्लुकात अपने कायम कर लिए थे, अब वो उन्हीं पॉलिसियों पर काम कर रहे हैं जिन पर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बाकी वो हर इशू को जो है ना उन्होंने बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। स्कूल जाने वाले बच्चों के वालिदैन के लिए अच्छी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों के इजाफी फीसें वसूल करने से मुतालिक केस का फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया और 2017 के बाद निजी स्कूलों की जानिब से 5% से ज़ायद बढ़ाई गई जो फीसें थी उनकी वसूली को गैर कानूनी करार देते हुए इसे कल अदम करार दिया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल करने का हुक्म भी जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का स्कूलों की फीसों में 5 से 8% इजाफे का जो हुक्म था उसको भी कल अदम करार दिया। अदालती फैसले में इस हवाले से लिखा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स फीस केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई रियायत जो है इसको वापस नहीं ले सकते। हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2019 को निजी स्कूलों की फीसों से मुतालिक दरखास्त पर एक तफसीली फैसला जारी किया था, जिसमें 2017 के बाद से निजी स्कूलों की फीसों में किया गया इजाफा कलअदम करार दिया गया था। फैसले में यह लिखा गया था कि निजी स्कूलों ने 2017 से खिलाफ कानून फीस में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। इन स्कूलों की फीस
फीस वही होगी जो जनवरी 2017 में थी। फीसों में की गई 20% कमी वालिदैन से रिकवर नहीं की जाएगी। निजी स्कूल कानून के मुताबिक अपनी फीसों का दोबारा से तयन करें। अदालत उस्मा ने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि स्कूलों की फीस की रीकैलकुलेशन की निगरानी मुतल्लिका रेगुलेटरी अथॉरिटी करेगी और मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूर शुदा फीस ही वालिदैन से ली जा सकेगी और वालिदैन से ली गई इजाफी फीस आइंदा फीस में अब एडजस्ट की जाएगी, जबकि रेगुलेटर्स इस तमाम अमल की निगरानी करेंगे। जाहिर है महंगाई के इस दौर में जब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया हो, वहाँ लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला है यकीनन तमाम पेरेंट्स के लिए खुश आइंद अच्छा फैसला है। ये निज़ाम तालीम में स्कूल बुनियादी जो है ना वो ज़ाहिर एक हैसियत रखता है और अगर यहाँ तालीम ही महंगी होगी तो आवाम जो है वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजेंगे, कैसे अफोर्ड करेंगे। ज़ाहिर है बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो मुआशरे में नाकानगी होगी, जहालत बढ़ेगी और ये ऐसे दुश्मन हैं जहालत भी और नाखानदगी में जो अच्छे से अच्छे मुआशरे को तबाह कर देते हैं। इसलिए उम्मीद है कि हुकूमत अदालती फ़ैसले पर मिनोन अमल दरामद करवाएगी ताकि पाकिस्तान जो है ये तरक्की और खुशहाली की जो मंजिल है इस पर पहुँच सके और पाकिस्तान तालीम दोस्त मुल्क बन सके और मुल्क में हकीकी तब्दीली आ सके और हर बच्चा घर घर का बच्चा स्कूल जा सके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।